Dear students, today we come to our last lecture in this unit, that is nanotechnology in different fields, or we can say simply the application of nanotechnology. If we talk about the nanotechnology in different fields, so we can say these materials have so good properties, or we can say these are so important from their technological point of view, that each and every aspect of life will be affected with these properties or with these materials. If we can able to commercialize these material at the level, uh, in the normal scenario, then they will be very important, and they will change the society drastically. So if we talk about the application part one by one, so suppose we say कि what will be the effect in automobile industry. If we talk about automobile industry, तो obviously in automobile industry हम अपने आसपास सुनते भी हैं कि automated vehicle control. Automated vehicle control means driverless cars. और ड्राइवरलेस कार्स का कैसे बनती हैं? यूजिंग सेंसर्स एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस. तो अगर हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम ऑटोमेटेड व्हीकल कंट्रोल को ऑब्वियसली इजीली बना पाएंगे, एंड यू विल इमेजिन कि जो लाइफ है वो कितनी चेंज हो जाएगी अगर हम कार्स ऐसी हों कि जिसके अंदर सेंसर्स और मॉनिटरिंग डिवाइसेस ऐसे लगे हों कि ड्राइवर की ज़रूरत ही ना पड़े. सेकंड अगर मैं बात करूं तो इट विल बी रिडक्शन इन फ्यूल कंजप्शन. अगर हम नैनो मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके अगर प्लग्स इस तरह से डिजाइन करें व्हीकल्स के, या दूसरा है कि हम फ्यूल के अंदर ही मटेरियल्स को ऐड कर पाएं कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर पाए. एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी तो जो फ्यूल की कंजप्शन है वो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी, और जो ऑयल डिपेंडेंस है, जो ऑयल पे हमारी पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंस है व्हीकल्स की, वो रिड्यूस हो पाएगी. तीसरी सरफेस कोटिंग. सरफेस कोटिंग क्या है कि जैसे व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर ऑल्दो मेटल कोटिंग इज देयर, मेटेलिक कोटिंग इज देयर, बट स्टिल अगर वो धूप में या बारिश में या गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं तो आप देखोगे कि एक इफेक्ट एजिंग का उसके पास ऊपर आ जाता है, कुछ टाइम के बाद डल शेड्स हो जाती हैं. लेकिन अगर हम उस कोटिंग के अंदर नैनो मटेरियल्स को ऐड करते हैं तो क्या है कि उनकी जो जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो एस्थेटिक हमारे पास लुक रहेगी, वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. मीन्स जैसी गाड़ी नहीं नई है, 10 साल के बाद भी जो गाड़ी का पेंट है या गाड़ी की जो लुक है वो हमें वैसे ही दिखाई देगी. तो दिस विल बी ए बिग चेंज. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल्स फॉर मेकिंग मोटर पार्ट्स. मोटर पार्ट्स जो बने होते हैं, अगर हम उसके अंदर इसको इन मटेरियल्स को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करेगी. जब स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो उसके अंदर जो हमारे जो हीटिंग आ रही है या उसके अंदर जो फ्रिक्शन आ रहा है या जो घिस जाते हैं पार्ट्स हमारे टाइम टू टाइम, ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा. तो इट विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. सेकेंड इज टायर्स. अगर हम टायर्स का मटेरियल सल्फर के अंदर हम कुछ ऐसे मटेरियल्स डाल दें कि ना तो वो गर्म हो और ना ही वो घिसें, तो मैनी ऑफ द लैक्स ऑफ द किलोमीटर्स हम टायर्स को बिना चेंज किए ही मूव करवा सकते हैं. पेंट एडिटिव्स वही सरफेस कोटिंग से रिलेटेड ही है कि जो उसके ऊपर पेंट हो रहा है उस पेंट के अंदर हम कुछ ऐसे एडिटिव्स डाल दें कि उसकी जो लुक है, उसकी जो पेंट है, पेंट पे एजिंग का इफेक्ट ना आए, टाइम का इफेक्ट ना आए. बैटरी लाइफ एनहांसमेंट. अगर हम इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जो बैटरी की लाइफ है, क्योंकि जो प्रोसेस है वही चेंज हो जाएगा और जो बैटरी की लाइफ है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. तो ये तो थे हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो इसके डिफरेंट यूज हैं, और हम इनसे हमें पता लगा कि अगर नैनो मेटल्स का यूज करते हैं तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो एकदम से टोटली अलग हो जाएंगे. व्हीकल्स हमारे एकदम अलग तरह के मिलेंगे. सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर्स या आजकल जो आईसीज में सारा काम चल रहा है, आईसी के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर इन ए वेरी स्मॉल एरिया. और मूर्स लॉ जो 90s में दिया था मूर्स ने,
तो उसमें ये बताया गया था, मूर ने ये कहा था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसको अगर हम देखते हैं तो उसकी स्पीड ऐसी है कि हर एक 10 साल में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो हाफ ऑफ द एरिया के अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम उसी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है कि 10 साल में साइज रिड्यूस हो रहा है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करते हैं तो साइजेस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विल बी सो स्मॉल कि हमारे पास एक बहुत छोटे साइज में बहुत नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस, बिकॉज एज द स्मॉल द size will be smaller, it means processing will be faster, and if processing will be faster so it will be more power processing will be there। processing power है वो भी हमारी obviously increase कर देगी given area के अंदर, और processing power और अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज करता है तो एक छोटे में ही हमारे पास बहुत बड़े पावर का या बहुत बड़े यूज का डिवाइस हम बना सकते हैं। और यही रीज़न है कि एक टाइम पे जो कंप्यूटर का साइज था वो कितना बड़ा था, कंप्यूटर छोटा छोटा आते हुए आज फिर क्या हुआ, लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद पाम टॉप आया, पाम टॉप के बाद अब जो बात चल रही है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, नेल टॉप। इसका मतलब हम एक उंगली के नेल पे कंप्यूटर को रख सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं। और मोबाइल फोन्स आर सिंपली कंप्यूटर्स। मोबाइल फोन्स का साइज देख लो क्या है, जो स्मार्टफोन्स हैं और इसके अंदर कंप्यूटर के सारे ऑप्शंस हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो नैनो डिवाइसेस हैं, नैनो डिवाइसेस का साइज बहुत कम है, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है और उनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण से क्या है कि स्मॉलर साइज में ही हमें जो जो हाई एफिशिएंसी के और हाई पावर के जो डिवाइसेस हैं वो हम बना सकते हैं। तो दिस इज मेन यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सोलर सेल्स, ऑब्वियसली द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल्स विल इंक्रीज, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज के टाइम में हमारे पास जो कोई भी सोलर सेल है जिसकी जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम जो है हमारे पास, दैट इज 40% एनर्जी को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी परवोस्काइट है। दिस आर द मटेरियल्स विच आर एट नैनो लेवल, परवोस्काइट। अदरवाइज जो सिलिकॉन की या जो जर्मेनियम के हम जो सेल्स यूज करते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है दैट इज ओनली 20 to 22%। इससे ज़्यादा अभी तक कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया है। तो नैनो मटेरियल्स के अंदर हमारे जो सोलर सेल है इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती है। यूज इन कार्बन नैनो ट्यूब्स हमने कल किया था। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है? कार्बन नैनो ट्यूब्स हमारे पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी एंड हाईली कंडक्टिव इन नेचर। तो जहाँ पे भी हमें यूज करना हो, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलेगी और डेंसिटी बहुत कम रहेगी। इसका मतलब वेट बहुत कम रहेगा। तो हम सेंसर्स बनाने के लिए या जो कल भी मैंने बताया था कि स्पेस क्राफ्ट के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स, बिकॉज ट्रांसमिशन लॉसेज आर वेरी स्मॉल, ट्रांसमिशन लॉसेज आर स्मॉल, इट मीन्स द एनर्जी विल नॉट बी लॉस्ट। जितनी हम उसको प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमें आगे मिलेगी। तो क्या है कि जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है दैट विल इंक्रीज। तो ट्रांसमिशन लाइंस में इनका यूज हो सकता है। नैनो एमिसिव डिस्प्लेस, अभी तक हम जो काम कर रहे हैं वो किस पे काम करते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड्स पे, एलईडीज पे। बट अगर हम एनईडीज यूज करते हैं उसकी जगह, एलईडीज की जगह, तो जो एफिशिएंसी, अगेन वही बात है कि प्रोसेसिंग स्पीड और प्रोसेसिंग पावर हमारी इतनी ज़्यादा होगी इस केस में कि जो स्मॉलर साइज में भी हम जो पिक्चर है, मतलब लोअर पिक्सल में भी जो पिक्चर है दैट विल बी इन हाई डेफिनेशन। मेमोरीज, ऑब्वियसली मेमोरीज विल इंक्रीज, क्योंकि अगर हमारे स्मॉलर साइज में कंपोनेंट्स बढ़ेंगे तो हम जो काफ़ी ज़्यादा पावर के या काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंजप्शन एक छोटे स्मॉल साइज में भी कर सकते हैं। गेट्स एंड स्विचेस हम उस तरह से बना सकते हैं नैनो से, तो उससे ऑब्वियसली इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। सेंसर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सेंसर ही वो चीज़ है जिसके अंदर किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम इसे यूज करेंगे तो दे विल मेक इट स्मार्टर डिवाइसेस विल बी देयर। तो फॉर दैट जो सेंसर के जो पार्ट्स हैं अगर हम नैनो यूज करेंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है दैट विल इंक्रीज। सॉफ्ट मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स हम का जो परफॉर्मेंस है, देन इट इज नेम्स तुम्हारे लिए नई टर्म होगी। इट इज नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से पहले मैम्स थी, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम क्या थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का कम्बिनेशन। और हमारे पास अब तो सीएनटीज और ग्राफीन, सो इतनी सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्बिनेशन इतना बढ़िया है
कि उनको यूज़ कर सकते हैं। और मैम से ही हमारे जो सेंसर्स हैं उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत दूर की चीज़ को सेंस कर सकते थे इजीली। मतलब जो जो थ्रेशोल्ड लेवल था सेंस करने का, जो उसकी हम कहें कि सेंसिटिविटी थी, वो इतनी अच्छी थी। और अब अगर हम नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम को यूज़ करते हैं, नैम्स को यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली देयर एफिशिएंसी एज वेल एज देयर सेंसिटिविटी दैट विल इंक्रीज। तो ये थे हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड। ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अगर नैनो को हम कमर्शलाइज कर पाए तो ये एक ऐसी चीज होगी जिसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा। दो तरह का होगा मेडिकल में भी। आई थिंक आई हैव यूज्ड मेडिकल डिवाइसेस। यस यस यस। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की बेसिकली दो ब्रांच है। एक है हमारे पास नैनो बायोटेक्नोलॉजी, एक है बायो नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो बायोटेक्नोलॉजी इज कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को नैनो डिवाइसेस की हेल्प से एक्सप्लेन करना। जैसे हम अगर कहें कि बायोलॉजिकल का जैसे आरएनए डीएनए है हमारे, दे आर आल्सो इन नैनो लेवल बट दे आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को नैनो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, नैनो एनालिसिस का यूज करके हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन करें, तो वो जो ब्रांच है दैट इज नैनो बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी आती है हमारे पास बायो नैनो टेक्नोलॉजी, कि नैनो वाली चीज़ों को हम बायोलॉजिकल पार्ट स्टडी करें। कैसे? जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, इनका जो साइज है दैट इज लाइज इन दिस रेंज। डीएनए है, डीएनए से जो इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स पे, कि कैसे मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं। अब हमारे देखो क्या, अब जो काम चल रहा है वो इस चीज पे है कि चोट लग गई फॉर एग्जांपल स्किन पे, ऐसा क्या होता है कि सेल्फ हील कर ले। और जब स्किन सेल्फ हील कर सकती है तो मटेरियल्स अपने आप को सेल्फ हील क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए ये क्या है कि हमें जो डीएनए और आरएनए के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं, हमें बेसिकली उनको उनको रीड आउट करना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि ऐसी माइंड की तरफ से ऐसी डीएनए क्या इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं कि वो जो टिश्यूज हैं वो अपने आप को सेल्फ हील कर लेते हैं। तो वही जो चीज़ें को स्टडी है वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसको हम बायो नैनो टेक्नोलॉजी में कंसिडर करते हैं। तो सेल्फ असेंबली हम इस चीज़ को बोलते हैं कि कैसे, क्यों नहीं मॉलिक्यूल्स अपने आप को सेल्फ असेंबल कर लेते, क्यों हमें मटेरियल अगर टूट गया वो अपने आप को दोबारा से क्यों जोड़ के वही सेम चीज़ क्यों नहीं बना सकता। देन नैनो मेडिसिन। नैनो मेडिसिन एक ऐसा एरिया है कि अगर मेडिसिन का साइज नैनो लेवल का हो। फॉर एग्जांपल किसी के सिर में दर्द है, दवाई लेते हैं, दवाई का इफेक्ट क्या है कि पूरे शरीर में जाएगा। और अगर हम सपोज जो डोज यूज करेंगे तो ए वेरी स्मॉल पार्ट विल गो इन द हेड टू क्योर हेडेक। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि मेडिसिन है, मेडिसिन डायरेक्टली उसी पार्ट को अटैक करे जिससे कि सिर पे इफेक्ट आए और बाकी शरीर पे उसको कोई इफेक्ट ना आए, इट विल बी देयर। तो नैनो मेडिसिन वो काम करेंगी। अब तो बल्कि जो सर्जरी के फील्ड में काम चल रहा है कि नैनो कैमराज, डायग्नोस्टिक का पार्ट है वो, डॉक्टर बाहर से चेक करता है, क्यों ना हम इतना स्मॉल कैमरा है, इतना स्मॉल डॉक्टर बनाए कि वो वेन्स के अंदर जाए और जहां पे प्रॉब्लम है वहीं जाके उसका इलाज करके और वापस बाहर आ जाए। वाई इट्स नॉट पॉसिबल? अगर हम कैमरा या अगर हम डॉक्टर उस साइज का बना सकें कि उस लेवल पे जाए और उसको उसकी हीलिंग करके बाहर आ जाए, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। दैट इज द पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक। ड्रग डिलीवरी मैंने जैसे बताया कि मेडिसिन है, मेडिसिन हमारे पास बिल्कुल टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो कि जहां पे टारगेट है वहीं पे जाके इनहेल करे, उसे इधर उधर जाके कोई भी उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे टिश्यूज पे या दूसरे जो पार्ट्स हैं उस पर नहीं आना चाहिए। टिश्यू इंजीनियरिंग में जैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेल्फ असेंबली वाला पार्ट बताया था कि टिश्यूज की इंजीनियरिंग हम क्यों नहीं कर सकते, हम ये आर्टिफिशियल टिश्यूज क्यों नहीं बना सकते, जबकि बन रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल। हमारे पास किसी की कोई टिश्यू है उसमें प्रॉब्लम आ गई तो आर्टिफिशियल टिश्यूज का काम चल रहा है। मटेरियल्स हमारे पास ऐसे हैं कि वो उसी तरह काम करेंगे जैसे इंसान के ओरिजिनल टिश्यूज काम करते हैं। दिस वर्क इज गोइंग ऑन। मेडिकल डिवाइसेस, क्यों नहीं हम मेडिकल डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स को या उसको उस एक्यूरेसी के साथ बना पाए कि अगेन वही बात आ जाती है कि वाई कांट वी पुट एटम बाय एटम इन ए मॉलिक्यूल।
तो अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स मेडिकल के भी इतने एक्यूरेट होंगे तो ऑब्वियसली जो ड्रग डिलीवरी वाला पार्ट है या डायग्नोस्टिक वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली हमारा इम्प्रूव करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया, हमने ऑटोमोबाइल के फील्ड में किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में किया, हमने मेडिसिन फील्ड में किया, और भी बाकी आप अपनी बुक से पढ़ोगे, आप पढ़ लेना। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी करो। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस पेपर में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। अब इसके बाद आपके सिलेबस के 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने इसके अंदर नहीं बताए। एक तो है सेल्फ असेंबली का मोलिकुलर असेंबलर कंसेप्ट, और एक है मोलिकुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेल्फ असेंबली वाला वही है कि अपने आप को इशू, मोलिकुलर मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट वही है कि कैसे मॉलिक्यूल को हम एटम बाय एटम या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल या कंपोजिट बाय कंपोजिट क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते, हमारे पास प्रिसाइज ऐसी कंट्रोल क्यों नहीं है कि हम उस काम को कर पाए। ये भी आप बुक से पढ़ोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। बट स्टिल अगर इनके अंदर या उस टॉपिक के अंदर किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना, फ़ोन पे करो या किसी भी मीन से आप कर सकते हो। वो आपकी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट। इस यूनिट के को कंप्लीट आप स्टडी कर लो और उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।